नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जनता दल सेकुलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ठीक आम चुनाव के बीच में हुए इस भंडाफोड़ के बाद आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी इसका चुनाव में भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, तो डीके शिव कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को पीड़ित महिलाओं से मिलने की चुनौती दे डाली है। जाहिर है कि जेडीएस बचाव की मुद्रा में है। उसने प्रज्वल को पार्टी से निलंबित कर दिया है और चुनाव में होने वाले नुकसान को रोकने में लगी हुई है। बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, मगर आक्रामक अंदाज में। वो कांग्रेस को ही ये कहते हुए कटघरे में खड़ी कर रही है कि उसने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। मगर बीजेपी की दिक्कत ये है कि प्रज्वल की करतूतों के बारे में उसके नेता ने उसे आगाह कर दिया था और कहा था कि न तो जेडीएस के साथ समझौता किया जाए और न ही हासन सीट प्रज्वल को दी जाए। उसने न केवल इस चेतावनी को अनदेखा किया, बल्कि बढ़ चढ़कर जेडीएस से हाथ मिलाया। अब सवाल उठता है कि सेक्स कांड का कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर क्या असर पड़ेगा। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होने जा रहा है। पहले से ही बीजेपी जेडीएस की सीटें कम होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, मगर क्या इस कांड के बाद ये नुकसान बढ़ सकता है? हमारे साथ कर्नाटक की राजनीति को बहुत ही करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर हैं, तो आइए उनसे इस पर बात करते हैं। विजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अभी इस कांड की राजनीतिक हलकों में और चुनावी परिदृश्य में किस तरह की गूंज है, वो किस तरह से प्रभावित करती दिख रही है इस चुनाव को? मुकेश जी, सबसे दुख की बात यह है कि हम सब तमाम लोग सिर्फ इसके राजनीतिक असर को चर्चा कर रहे हैं और न राजनीतिक दल, न सरकारी मशीनरी, न जो पुलिसकर्मी हैं, वो इस बात को समझने या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या भय था कि इन हजार महिलाओं में इतनी हिम्मत नहीं आई किसी में भी कि वह खुल के इस मामले को सामने लाती या इसको उजागर करती या इसको इस मुकाम तक पहुंचने देती। क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, ये पिछले 4-5 सालों से लगातार ये पूरे इंसिडेंट्स होते आए हैं और अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है कि क्या गवर्नमेंट मशीनरी इतनी बायस्ड होती है पॉलिटिशियंस के लिए कि कोई आम नागरिक वह इस पर किसी तरह की कोई अपील या पिटीशन या वो एफआईआर दर्ज कर सके। दूसरी बात, ये इस मामले की जो चर्चा थी वह 2023 दिसंबर से हो रही है, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव्स है और जो पूरा मामला है ये तभी उजागर हो गया था। हजारों लोगों ने इन सीडीज को देखा है या पेन ड्राइव्स को जैसे बांटा गया था उसको देखा है, लेकिन किसी ने भी, चाहे वो कोई वकील हो या पुलिसकर्मी हो, क्योंकि सब दबे शब्दों में जरूर ये कहते हैं कि हमें पता था ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, पर क्या हमारा विश्वास लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में इतना कोलैप्स हो गया है कि कोई भी इस पर सुओ मोटो जांच या एफआईआर नहीं फाइल कर पाया। हम सिर्फ इस अरिथमेटिक में लगे हैं कि बीजेपी को क्या नुकसान होगा, जेडीएस का क्या इम्पैक्ट होगा, कांग्रेस ने क्यों लापरवाही दिखाई। तो ये बहुत चीज जो है, ये एक सवाल हम सबके जहन में है कि एज अ ह्यूमन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ द एक्यूज्ड, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द विक्टिम्स, कि इन विक्टिम्स के लिए क्या करना होगा कि ये खुलकर इनके ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, इनका जो शोषण हुआ है, उसके बारे में इनमें सिस्टम में विश्वास हो, पुलिस में विश्वास हो, सरकार में विश्वास हो, चाहे वे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि ये सवाल वे कर सकें कि इसको अभी तक दोषी को सजा क्यों नहीं मिली है। राजनीतिक इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेडीएस जो है वह उत्तर कर्नाटक में उतनी प्रभावशाली नहीं है। चुनिंदा वोट उसको चलते हुए बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को जरूर डेंट इसमें लगेगा, क्योंकि इस बात से साफ हो गया है कि सब नेता ये जानते हुए कि इस तरह की एक सच्चाई है जिसे छुपाया जा रहा है,
उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी है। आज भले ही कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है या बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसके बारे में सबको मालूम था और इन लोगों ने इसको रोकने की या इस मुकाम तक पहुंचने की कि चुनाव हो, उस मुकाम तक पहुंचने से कोई रोका नहीं। और ये दुख की बात है कि हम आज इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा या जेडीएस कांग्रेस को नुकसान फायदा होगा। इट इज नॉट जी अबाउट दिस, इट इज अबाउट द फैक्ट कि 1000 women have been exploited और इन सब महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? राजनीतिक दलों ने तो दिखा दिया कि वह सक्षम नहीं है लड़ने में, लेकिन क्या आम नागरिक इस पर आवाज उठाएगा? और इस मुद्दे को, जैसे कि निर्भया केस में हमने देखा था कि एक जन आक्रोश पैदा हुआ था, क्या ये मुद्दा भी उस तरह का एक जन आक्रोश पैदा कर पाएगा? जी, ग्रोवर साहब, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है और ये मसला केवल कर्नाटक का नहीं, हम देख चुके हैं संदेश खाली का भी मुद्दा किस तरह से उठा था, ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा कितना बड़ा था, कैलाश सेंगर और हाथरस की घटना, ये तमाम घटनाएं हमारे सामने हैं और हमारे राजनीतिक दलों की जो भूमिका इनमें रही, हमेशा कोशिश की जाती रही है कि जो अपराधी हैं, उनको बचाने की। और ये अगर रमन्ना इस समय इतने समय तक बचे रहे तो जाहिर है कि जो पॉलिटिकल क्लाउट उनका है, उनके परिवार का और उनका जो कर्नाटक की राजनीति में महत्व है, उसको देखकर ही सारी पार्टियां अपने फैसले करती हैं। तो जब तक जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, तब तक कांग्रेस ने कुछ नहीं करने की कोशिश की और अब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ों की धुरी अंततः राजनीति में चली जाती है। राजनीति प्रभावित करती है और राजनीति को ये सब प्रभावित करते हैं। तो इसके राजनीतिक पक्ष पर बात करना भी कोई बेईमानी नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से भी राजनीति को पे दबाव बनाया जाता है। तो ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ, इसका लोगों पर क्या असर पड़ा? एक तो आपने पक्ष दिया कि महिलाओं का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसको लेकर लोगों में उद्वेलन होगा, उत्तेलित होंगे। दूसरा ये कि क्या बीजेपी को मालूम रहते हुए भी जेडीएस के साथ उसने तालमेल किया और उनके एक नेता ने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इनको टिकट मत दिया जाए, ये सब हुआ। क्या ये इस पे भी बात हो रही है लोगों के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और अब लोग, क्योंकि ये मामला इतना एक तूल पकड़ चुका है, लोग अब खुल के बात करने को तैयार हुए हैं और अब वो बोल रहे हैं कि हमें पता था और हमने जेडीएस को वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम जानते थे कि उम्मीदवार गलत है और हम नहीं चाहते थे कि इस तरह का हो। खुद उनकी पार्टी के लोग अब इस बात का बयान कर रहे हैं कि अगर रेवन्ना, जिसे कि अभी सिर्फ सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये भी एक लिप सर्विस लग रही है कि जेडीएस की तरफ से कि मतलब इतने सबूत सामने आने के बाद, इतना बड़ा मुद्दा बनने के बाद पार्टी इस समय तक ये नहीं फैसला कर पा रही कि वह उनको निष्कासित कर सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि जब तक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उसके बाद उनके भविष्य पर फैसला किया जाएगा। तो मतलब अभी भी कहीं न कहीं बचाव की कोशिश है और आम आदमी इस बात को देख रहा है, नाराज़ है इस बात से कि मतलब अभी भी कोई उन महिलाओं के लिए नहीं आवाज उठा रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि मेरा राजनीतिक लाभ इससे क्या होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो ज़रूर चर्चा में आएगा, क्योंकि जो सरकार चलाते हैं चाहे राज्य में या केंद्र में या जो राजनीतिक दल है, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। हमने देखा कि जो संदेश खाली था उसमें भी किस तरह के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और जैसे आपने ब्रजभूषण का कहा कि किस तरह से इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, वो एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई थी क्योंकि कहीं कास्ट का मुद्दा आ जाता है, कहीं बाहुबली का मुद्दा आ जाता है और ये सब। और प्रज्वल रेवन्ना तो खैर ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके दादा प्रधानमंत्री रहे हैं और चाचा जो है मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के 3 बार। तो ये उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप समझ सकते हैं। लेकिन आम आदमी ज़रूर भले ही दबे स्वरों में बात कर रहा हो, लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि क्या राजनीतिक दल महिलाओं की सुरक्षा में सक्षम है। क्योंकि हमने देखा है कि बार-बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं, बार-बार इस तरह के सवाल उठते हैं और फिर कहीं न कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन हाँ, ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि खुद
प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को लेकर के सोच रहे होंगे या एम्बैरेस्ड होंगे कि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगे थे पब्लिक मीटिंग में, और आज इस तरह का एक मामला आया तो शायद वह भी कहीं न कहीं गिल्टी थोड़ा वो महसूस कर रहे होंगे इस भावना को कि मैंने किस तरह के एक व्यक्ति के लिए वोट मांगे। और ये बात भले ही बीजेपी कह रही है कि वो सिद्धरामैया ने भी वोट मांगे थे, लेकिन दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इसमें ये है कि क्या एक बार एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट किसी एक राजनेता को मिलनी चाहिए, ताकि आगे जो लोग ये समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, वे बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उस भ्रम से वह निकल जाए। क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना एक तो इस भ्रम में थे कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कहीं न कहीं इस तरह के वीडियो बनाकर उस तरह को यूज़ करना, कहीं न कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर भी इसमें दिखाई देता है कि एक किस प्रवृत्ति का आदमी हो सकता है जो इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन जो आगे परिणाम होगा वो शायद अ, एक ऐसी कार्रवाई से होना चाहिए ताकि कोई भी राजनेता अपने आप को ब्लाइंड पावरफुल लीडर न समझे। ये बताइए कि इसके खुलासे के बाद, भंडाफोड़ के बाद, जो भी कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ने की है, उसको लेकर क्या लोगों का विश्वास जम रहा है? या उनको लगता है कि ये भी एक किस्म की लीपापोती है, लंबे समय में जाकर ये भी ठंडा पड़ जाएगा और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि सर ये कीचड़ है और कीचड़ में हर कोई पत्थर फेंकने को भी का कार्य कर रहा है। चाहे वह कांग्रेस है जो ब्लेम करती है कि उसका पासपोर्ट कैंसल कर दिया जाए, उसको देश वापस लाया जाए। वहीं बीजेपी के नेता इस बात का आरोप लगाते हैं कि 5 जिले पार करके वे एयरपोर्ट तक पहुंचे थे, तो कर्नाटक पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया उनके देश से भागने से पहले। तो ये एक तरह से कीचड़ एक दूसरे पर उछाला जाएगा। हर कोई दूसरे को उनसे मिला हुआ दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश शायद कोई भी नहीं कर रहा और कोई उस दिशा में सोच भी नहीं रहा। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये जो अभी चुनावी दंगल चल रहा है, इसमें वह दूसरे जो विपक्षी दल है, उसको कैसे इसमें पछाड़ सके। और कम से कम 7 मई तक तो यही होगा कि हर कोई इस मामले को गुमराह करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ताकि इसका जो एक आँच है, वह उनके दल पर ना पड़े। तो भले ही चाहे प्रहलाद जोशी हों या आर अशोक हों, वह सिद्धरामैया को दोषी बनाते हैं कि स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी। और सिद्धरामैया ने जिस तरह से चिट्ठी लिख के बोला कि उनको वापस जर्मनी से एक्स्ट्राडाइट किया जाए। तो ये चीज़ें तो ख़ैर पॉलिटिकल उसमें चलती रहेंगी, लेकिन लोगों को शायद इसमें विश्वास कम होता जा रहा है जिस तरह से, क्योंकि इस मामले को पूरी तरह से भटकाया जा रहा है कि क्यों इस पर शुरू से लेके अंत तक अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हालाँकि नोटिस पेश किया गया और तारीख दी गई, उनके वकीलों ने जवाब भी दे दिया। बट ये चीज़ें जो हैं ये कहीं न कहीं मतलब एक पूरी तरह से फ़ॉर्मेलिटी, जो एक लीगल दाँव-पेच होते हैं, उसमें उलझाने की कोशिश दिख रही है। एसआईटी बनी है, क्या उस पर लोगों को भरोसा नहीं है? क्या उनको अभी भी लग रहा है कि एसआईटी भी कुछ समय बाद ठंडी पड़ जाएगी? ये चुनाव का समय है, इसलिए ये थोड़ा फुर्ती दिखाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से कल का उदाहरण है कि एसआईटी जो स्पॉट है जिस घर में ये सब किस्से हुए, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन जाँच-पड़ताल करना चाहती थी, लेकिन एसआईटी के पहुँचने से पहले ही प्रज्वल रेवन्ना के पिता रेवन्ना घर को ताला लगाकर बैंगलोर के लिए निकल गए। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब एक 7 मई तक तो हर कोई जो है वो समय खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह इस मामले से बच सके या उसके ऊपर इस तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन बाद में एसआईटी क्या रुख लेती है, क्या कोई और जाँच एजेंसी केंद्र नियुक्त करता है या कोई और नियुक्त करता है, जो इस मामले की पूरी जाँच को अपने अंडर ले लेगी। तो ये सब चीज़ें तो शायद 7 मई के बाद ही होंगी, लेकिन 7 मई तक कोई भी राजनीतिक दल इस पर ठोस कुछ कार्रवाई करता नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ लिप सर्विस जो है वह साफ तौर से इसमें दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस को फायदा नहीं होगा अगर जेडीएस के खिलाफ कार्रवाई करे तो? क्या इससे
वोकलिंगा समुदाय में नाराजगी पैदा हो सकती है। क्या वोकलिंगा समुदाय में रेवन्ना के लिए कोई सिंपैथी भी है इतने बड़े कांड के उजागर होने के बावजूद? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वोकलिगा समाज प्रभावशाली वोकलिगा लीडर है, क्योंकि उनकी जो क्लाउट है कम्युनिटी में वो बहुत है। लेकिन खुद जब एचडी देवगौड़ा और उनके परिवार के लोग इस मामले में शर्मिंदा हैं और इस बात को लेकर के वह कम्युनिटी को गैदर तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका एक दबदबा रहेगा कि ये किस तरह की एक अ, इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने अगर इस तरह का एक कांड किया है, तो वह सिर्फ इस शय पर किया है कि वह राज्य की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल फैमिली है, उससे आते हैं। और ये एक डिसऑर्डर भी है या एक मतलब बैड इन्फ्लुएंस ऑफ पावर जिसे कह सकते हैं, वो भी है। लेकिन हाँ, लोग सवाल ज़रूर करेंगे और इसमें शायद कम्युनिटी का मामला उतना ना आए कि वोकलिगा समाज नाराज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, महिलाओं में आक्रोश जो है वह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ हासन की कई महिलाओं ने कहा कि उन्होंने नोटा को वोट दिया या उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस तरह का एक व्यक्ति दोबारा चुन करके एक सांसद बने। ग्रोवर साहब, कई बार राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी अच्छा काम कर बैठते हैं। क्या कांग्रेस को ये फायदा नहीं दिख रहा है कि जेडीएस जो लगातार उतार पर है, ये मौका है जब उसको ठीक ढंग से वो ठिकाने लगा सकती है और ये कार्रवाई करके दूसरी जगह भी उसको वाहवाही मिल सकती है। तो क्या ये स्ट्रेटजी उसको सूट नहीं कर रही है? देखिए, जहाँ तक जनता दल सेक्युलर की बात की जाए, तो अगर ये इंसिडेंट न भी होता तो कहीं न कहीं एंड ऑफ द रोड फॉर जेडीएस लग रहा था कि जो एक रीजनल पार्टी कर्नाटक की है, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के साथ तालमेल करके सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश, तो कहीं न कहीं दिख रहा था कि उसका भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं है कि वह आगे अ, अपने आप से मजबूती हासिल कर सके, और ये एक चीज़ वैसी भी थी। लेकिन दिस कैन बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, अगर मैं कहूँ कि जेडीएस के खुद कार्यकर्ता जिस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि पार्टी ने अभी तक उनको निष्कासित नहीं किया है, क्योंकि जवाबदेही जब एक विधायक की हो जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट लीडर की हो जाती है, कि वह जब जनता के बीच में जाएगा तो क्या सफाई देगा प्रज्वल रेवन्ना के बिहाफ पर, तो वो एम्बैरेसमेंट जो है वो कहीं न कहीं जेडीएस को परेशान ज़रूर करेगी। और हमने देखा है कि जो रैलीज़ अभी चल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जेडीएस लीडर्स जो हैं वह बीजेपी के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी के नेता भी खुद अ, उनको साथ लेकर के या देवगौड़ा जी के उस पर वोट नहीं माँग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनली अगर बोलूँ तो मैं, तो ये एक चीज़ ऐसी है, शायद एचडी देवगौड़ा के जो एक इलस्ट्रियस करियर रहा है एज़ प्राइम मिनिस्टर, एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आज इस स्थिति में है कि वह पब्लिकली कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये एक जो 90 ईयर ओल्ड 93 ईयर ओल्ड एक रूलर या एक जो पब्लिक सर्वेंट के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी भरा भरा फेज़ है कि वह इस मामले पर कुछ नहीं कर पा रहा, और जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया, आज वो पार्टी इस कगार पर है कि उसके खुद के विधायक या कार्यकर्ता जो है, वह प्रज्वल रेवन्ना या रेवन्ना के साथ दिखना नहीं चाहते। अभी शुरू में आपने कहा कि बीजेपी के पर कुछ असर तो पड़ेगा। कई जगह जहाँ भी जेडीएस का आधार है, वो प्रभावित होगा। तो ये इम्पैक्ट कितना होगा और परसेप्शन में बीजेपी इस कांड के बाद बीजेपी के परसेप्शन में क्या लॉस हुआ है? देखिए, जो परसेप्शन की बात तो अब आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करती है। वोट परसेंटेज वाइज़ उतना इम्पैक्ट नहीं पड़े, लेकिन जब एक बलात्कारी या एक सेक्सुअल एक्सप्लॉइटर के साथ पार्टी खड़ी हुई दिखती है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री, जैसे मैंने पहले कहा कि आज महसूस कर रहे होंगे कि शायद वह गलत डिसीजन था। तो ये परसेप्शन जो पब्लिक के माइंड में है, उसको बीजेपी कैसे छुटाती है, क्योंकि अभी भी मतदान को 5 दिन बाकी है। क्या वह ऑफ़िशियली जेडीएस से नाता तोड़ देगी कि जब तक इस मामले में पूरी सफाई नहीं आती, हम आपके साथ अलायंस नहीं कर सकते, या फिर ये 2 सीटें या 3 सीटों के लिए बीजेपी में कंपल्शंस है कि वह इनके साथ चलेगी। मेरा खुद का मानना ये है कि अगर बीजेपी आज एक
मॉरल डिसीजन लेकर के कहती है कि हम प्रज्वल रेवन्ना या उसके साथ कोई नाता नहीं रखते हैं, भले ही वे विधायक या सांसद चुन के भी आए, हम उनसे कोई नाता नहीं रखते हैं। तो शायद ये एक लॉस्ट जो वोट शेयर है, उसको कवर अप करने का एक मौका हो सकता है। प्रवर साहब, जहाँ जेडीएस का प्रभाव क्षेत्र है, उन इलाकों में तो मतदान एक तरह से हो चुका है। वो जो हो जिन चुका है। 3 सीटों पर लड़ रहे थे, वो तो निकल चुका है वो फेज़। निकल अब बाकी की जो 14 सीटें बची हैं, क्या उनमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सचमुच में जेडीएस का इन्फ्लुएंस है, जो कुछ सीटों को के परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में? देखिए जी, कुछ सीटें मतलब अगर कोप्पल की बात की जाए या कुछ एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या बीजापुर है, 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ हद तक बीजेपी का प्रभाव हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वह गेम चेंजर हो, क्योंकि आगे जितनी 14 सीटें मोस्टली लिंगायत बेस्ड और बीजेपी के फोर्ट ही हैं। लेकिन इसकी नाराजगी बीजेपी के खिलाफ इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो है बहुत एग्रेसिव स्टांस लेकर के चल रहे हैं। वे बात-बात पर कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, जेडीएस को नहीं दोषी ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए, कांग्रेस सरकार ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने इस पर ये नहीं किया। जबकि खुद जो प्रज्वल रेवन्ना के ड्राइवर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्तिक जो ड्राइवर था कार्तिक, उसने बीजेपी के जो नेता हैं देवराज गौड़ा, जो कि व्हिसल ब्लोअर थे इस मामले में और 2023 में वे चिट्ठी भी लिख चुके थे राज्य यूनिट को और केंद्रीय बीजेपी को कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है और टिकट न दिया जाए। उस बात को कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हमें तो मालूम ही नहीं था। ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि जिस मामले की चर्चा गली-गली, गाँव-गाँव में हासन में हो रही है, उसकी जानकारी कैसे न बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थी, न पुलिस को थी, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थी और सबने उस वक़्त तक इंतज़ार किया जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है ऑफ कॉम्प्लिसिटी जिसे बोलते हैं कि व्हाई वाज़ एवरीबॉडी इन कॉम्प्लिसिटी विद द क्रिमिनल। तो ये चीज़ जो है लोग ज़रूर इस पर चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से वह इसको देखते हैं। तो मैं वही आपको पहले भी कह रहा था, एक एग्ज़ेम्पलरी पनिशमेंट जो है, बहुत ज़रूरी हो जाती है इस समय पे कि लोगों का जो एक विश्वास है, वह पॉलिटिकल पार्टीज़ में दोबारा बना रहे कि हमारे राजनीतिक दल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्षम है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे से सिर्फ नहीं होता है, लेकिन उस बेटी को बचाने की ज़िम्मेदारी लेगा कौन? कौन-सा दल लेगा? ये चीज़ जो है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी सबके सामने। जी। एक सवाल और शायद लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि चुनाव के बीच में अगर ये मामला आया है, तो हो सकता है कांग्रेस ने करवाया हो, ठीक ऐसे समय। लेकिन अगर कांग्रेस को करवाना होता तो फर्स्ट फेज़ के पहले करवाते, तब उसको एडवांटेज हो सकता था जो जेडीएस के प्रभाव वाला इलाका है। क्या ये भी चर्चा में है आ रहा है क्या? देखिए, ये मामला तो दिसंबर 2023 से था और इससे पहले भी वह हाई कोर्ट से स्टे ले चुके थे कि इस तरह के मॉफ्ड वीडियोज़ हैं। वे अपने बचाव में बार-बार यही दावा करते थे कि मॉफ्ड वीडियोज़ हैं। तो गॉसिप तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब तक कि ठोस सबूत सामने नहीं आया, तब तक कोई भी इस पर खुलकर सामने नहीं आया था। इसमें सबसे बड़ी गलती अगर मैं मानूँगा तो जेडीएस की है कि कहीं न कहीं जेडीएस को इस बात को पहले ही भांप जाना चाहिए था और प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव में ना खड़ा करते तो शायद इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट ना पार्टी के लिए होती और ना ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के लिए होती। क्योंकि इसका पेन ड्राइव्स या इसके वीडियोज़ पहले से ही सर्कुलेशन में थे। इसलिए कई मतदाता कहते हैं कि हम जेडीएस के समर्थक ज़रूर हैं, लेकिन इस कैंडिडेट के लिए हमने वोट नहीं डाला क्योंकि हमें इस बात की खबर थी या जानकारी थी। लेकिन पूरा कलेक्टिव जैसे मैंने पहले बोला कि सिस्टम ही फेलियर है कि किसी भी महिला ने तो हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने भी सुओ मोटो इस पर जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं की। ये दिखाता है कि मतलब जो एक पॉलिटिकल क्लाउट इन्फ्लुएंस है, वो किस हद तक चलता है कि एक इतने बड़े गुनाह, इतने बड़े क्राइम को किस तरह से दबाया गया और तब तक इंतज़ार किया गया कि जब ये पॉलिटिकल जो शतरंज है, वह सबने खेल ली। एक सवाल और है कि जितने भी सर्वे आए,
वो ये बता रहे थे कि बीजेपी को भारी लॉस होने वाला है कर्नाटक में। क्या इस कांड के बाद वो लॉस बढ़ सकता है या वो स्थिति वो पहले की तरह बनी हुई है? देखिए, जहाँ तक लॉस की बात है, वो लॉस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस केस कई जगह पर दिख रहा था कि नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। इसी कारण के चलते हुए बीजेपी ने भी 10 सांसद जो पिछली लोकसभा के थे, उनको टिकट न देके नए लोगों को मैदान में उतारा कि उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो पार्टी पर न दिखे। तो वो तो बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, और पार्टी के नेता जब आपस में बात भी करते थे, तो कोई पिछली तरह 25 सीटें आएँगी ऐसी बात नहीं करते थे। सब 17-18 सीट के आसपास की बात करते थे। हाँ, इसका इम्पैक्ट कितना सेकंड फेज़ पर पड़ेगा, ये एक देखने की बात है। जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि महिलाओं में इस बात को लेकर के नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि चाहे कन्नड़ा चैनल्स हैं या कन्नड़ा पेपर्स हैं, वह इस बात को लेकर के जिस तरह से अलग-अलग एलिमेंट्स के इसको जो चर्चा कर रहे हैं, तो आम आदमी में कहीं न कहीं ये जागरूकता ज़रूर इस बात को लेकर के है कि क्या किसकी गलती थी, तो ये कुछ असर तो ज़रूर इसका पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रोवर साहब, इस पूरे मसले पे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई आपसे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद नमस्कार। मुकेश।